Assalamu alaikum. I am Faisal Kaleem. If you like my video, you can help me by subscribing my channel and share this video with your friends and other students. Thanks a lot and best of luck for your future. आज हम लेक्चर नंबर 42 देख रहे हैं CS403 का। तो यहाँ पे आपके पास सबसे पहले है ट्रांजैक्शन का कंसेप्ट। ठीक है कि ट्रांजैक्शन क्या है। ठीक है, ट्रांजैक्शन की सिंपली जो आपका कंसेप्ट है, आप सब लोग एटीएम यूज़ करते हैं, बैंक्स वगैरह यूज़ करते हैं। तो एटीएम से जब आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, ठीक है, तो वो आपके पास एक ट्रांजैक्शन की एग्जांपल है, सिंपल आपके पास। आपने ये चैप्टर जब आपने करना है तो आपने एटीएम की जो ट्रांजैक्शन है उसको आपने पूरे चैप्टर में अपने माइंड में रखना है कि आप एटीएम में ट्रांजैक्शन करते हैं, एक ही टाइम पे आपके पास ट्रांजैक्शन हो रही होती है। आपने सिंपली एटीएम के ट्रांजैक्शन को अपने माइंड में रखना है। ठीक है, सो डेटाबेस की टर्म में आपके पास क्या है कि ट्रांजैक्शन को आप कैसे डिफाइन करते हैं कि ट्रांजैक्शन इज डिफाइंड एज एनी वन एग्जीक्यूशन ऑफ यूजर प्रोग्राम इन अ डीबीएमएस। कि आप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पे आप कोई रीड या राइट का ऑपरेशन आप परफॉर्म करते हैं। ठीक है, कोई चीज़ आप अपडेट करते हैं, इंसर्ट करते हैं, डिलीट करते हैं, तो कोई भी आप उस पर कोई फंक्शन आप परफॉर्म करते हैं, उसको आप ट्रांजैक्शन कहते हैं। ठीक है, कोई भी आपने परफॉर्म किया, उस पर रीड किया, राइट किया, इंसर्ट किया, डिलीट किया, कोई फंक्शन आपने अप्लाई किया अपने डेटाबेस पे, उसको आप ट्रांजैक्शन कहेंगे। ठीक है, सो मैं ट्रांजैक्शन की यहाँ पे और भी दो डेफिनेशन मैंने आपके सामने लिखी हैं। ठीक है, कि विच रीड्स और अपडेट्स द कंटेंट ऑफ द डेटाबेस। ठीक है, कि आपने डेटाबेस के कंटेंट को अपडेट की है। ठीक है, अब ये क्या है कि यूजिंग सच एज इंसर्ट और अपडेट। ठीक है, लॉजिकल यूनिट ऑफ वर्क ऑन द डेटाबेस को आप एक ट्रांजैक्शन कहेंगे। ठीक है, इसको आप इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, लॉजिकल यूनिट ऑफ वर्क ऑन डेटाबेस। आगे चलते हैं, ये आप इसको पढ़ लें, ज़रा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब कंसेप्ट ऑफ ट्रांजैक्शन जो मैं आपको अच्छी तरह बता चुका हूँ कि आप कोई रीड या राइट को आप उसको एक्सेस करते हैं, अपडेट करते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास एक ट्रांजैक्शन कहते हैं उसे। ठीक है, उसमें फिर आपके पास कंकरेंसी कंट्रोल आता है, रिकवरी आती है। ठीक है, रीड और राइट का आपके पास कंसेप्ट आता है। ठीक है, तो आपने ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो यूज़र है वो आपके पास अपडेट करता है प्रोग्राम को। ठीक है, इट इज़ कन्वीनियंट टू रिकॉर्ड एन एग्जीक्यूशन ऑफ यूजर प्रोग्राम और ट्रांजैक्शन एज अ सीरीज ऑफ रीड और राइट ऑफ डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, मीन्स आप कोई भी फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो वो उसको एज अ रीड और राइट के तौर पर उसको ले रहा है। ठीक है, ये बात यहाँ पे कहने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पे बात कर रहा है कि रीड, अब जब आपके पास डेटाबेस से ऑब्जेक्ट कोई रीड होगा तो वो आपके पास सबसे पहले मेन मेमोरी में आएगा और फिर आपके पास उसकी वैल्यू कॉपी होगी प्रोग्राम वेरिएबल के अंदर। ठीक है, जब रीड के केस में। और राइट के केस में क्या होगा, जब राइट होगा तो आपके पास कॉपी, आपके पास पहले ऑब्जेक्ट की मॉडिफाई होगी और उसके बाद जो है ना डिस्क में वो आपके पास राइट होगा। पहले कॉपी मॉडिफाई होगी और फिर आपके पास डिस्क में राइट होगा। सो रीड और राइट में ये डिफरेंस है। अब आपके पास डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन कर रहा है। ठीक है, जिनकी डेफिनेशन है कि ऑब्जेक्ट्स क्या है, यूनिट्स इन विच प्रोग्राम्स रीड और राइट इंफॉर्मेशन। कि वो ऑब्जेक्ट्स, वो यूनिट्स हैं जिसमें आपके पास प्रोग्राम्स क्या होता है, रीड या राइट का जो ऑपरेशन है वो आपके पास परफॉर्म होता है। और उसके बाद क्या है, ये आपके पास यहाँ पे रीड और राइट का ऑपरेशन उसके बाद परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि जो डेटाबेस के को इज एज अ वी विल कंसिडर अ डेटाबेस टू बी फिक्स्ड कलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट्स। ये डेटाबेस को भी एक तरह से डिफाइन कर रहा है कि एज अ इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट्स के फिक्स्ड कलेक्शन के तौर पर वो डेटाबेस को ले रहा है। आगे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे कि ट्रांजैक्शन की 4 इंपॉर्टेंट आपके पास प्रॉपर्टीज़ हैं। वो कौन कौन सी हैं, ये आपके पास पेपर में ऑब्जेक्टिव में आ सकती हैं। ठीक है, एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती हैं। ये आपके पास इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है ट्रांजैक्शन की। एसिड इसका एक्रोनम है। ठीक है, एब्रीविएशन है, शॉर्टकट इसका अपने एसिड अपने माइंड में रखना है। ठीक है, अब एसिड से क्या बनता है, और पहली प्रॉपर्टी आपके पास ऑटोमिसिटी है। ऑटोमिसिटी में क्या होता है कि आपके पास ईच ट्रांजैक्शन एज एटॉमिक
आइदर ऑल एक्शंस आर कैरीड आउट और नन आर। ठीक है, कि मीन्स आपके पास एक उसमें आइसोलेशन होती है, इंडिविजुअल तौर पर वो आपके पास एग्जीक्यूशन परफॉर्म होती है। ठीक है, या तो सारी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं या नहीं हो रही। ये तो आपके पास बात आ जाती है एटॉमिसिटी पे। अब आगे सेकंड है कंसिस्टेंसी। ठीक है, ईच ट्रांजैक्शन रन बाय इटसेल्फ। ठीक है, और हर ट्रांजैक्शन को डेटाबेस की कंसिस्टेंसी को प्रिजर्व करना है। ठीक है, कंसिस्टेंट आपके पास एक सीक्वेंस में, और वो आपके पास कंसिस्टेंसी आपके पास प्रिजर्व होनी चाहिए। सेकंड बात। थर्ड आपके पास क्या है कि आइसोलेशन। ठीक है, यूजर शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड अ ट्रांजैक्शन विदाउट कंसिडरिंग द इफेक्ट ऑफ अदर कंकरेंटली एग्जीक्यूटिंग ट्रांजैक्शंस। ठीक है, अब ये आपके पास फर्स्ट में आपको ये कह रहा है कि पैरेलल जब आपके पास एक से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, ठीक है, तो हर ट्रांजैक्शन जो है वो एज अ आइसोलेटेड वो आपके पास वर्क करे। मैंने आपको पहले बताया एटीएम की, मैं आपको पहले एग्जांपल दे चुका हूँ। देखें, जब आप एटीएम में, आपको पता है कि एक सिटी के अंदर एक बैंक में, ठीक है, मैं आपको सिर्फ सिटी के एग्जांपल दे रहा हूँ, एक बैंक की कितनी एटीएम्स होती हैं, और वो सब एट अ टाइम उन पे काफ़ी लोग वहाँ से ट्रांजेक्शन्स परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो वो सब ट्रांजेक्शन्स एक दूसरे से आइसोलेटेड होती हैं। ठीक है, कि वो एक ट्रांजेक्शन दूसरी ट्रांजेक्शन पे उस पर इफेक्ट नहीं हो रहा होता। ठीक है, हर बंदा अपनी ट्रांजेक्शन इजीली वहाँ से जो है ना कर रहा होता है। सो ये आपके पास आइसोलेशन का कंसेप्ट है कि दूसरी जो उसके पैरेलल और ट्रांजेक्शन्स है वो आपके पास डिस्टर्ब नहीं हो रही। फिर आपके पास ड्यूरेबिलिटी है लास्ट में। ठीक है, ड्यूरेबिलिटी का मतलब क्या है कि जब आपका ट्रांजेक्शन हो गई है, कंप्लीट हो गई है, तो आपके पास वो जो आपके पास उसमें परसिस्टेंस आनी चाहिए, मतलब कि वो आपके पास अच्छी तरह वो रिकॉर्ड में सेव होनी चाहिए। ठीक है, सिस्टम क्रैश भी हो जाता है। ड्यूरेबिलिटी का मतलब यही है कि वो आपके पास इजीली ट्रांजैक्शन सेव हो गई है। ठीक है, कि ये आपके पास यहाँ से मनी आपके पास विदड्रॉ हो गई है या आपके पास सेंड हो गई है, तो वो आपके पास डेटाबेस में वो आपके पास उसी तरह आपके पास सेव हो जाए। सो आपने ये एसिड को याद रखना है, और एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन और ड्यूरेबिलिटी को आपने माइंड में रखना है। और फिर आपके पास ये है ट्रांजैक्शंस एंड शेड्यूल्स। ठीक है, ट्रांजैक्शन को वो एज अ सीरीज ऑफ एक्शंस के तौर पर ले रहा है, और ट्रांजैक्शन इज सीन बाय द डीबीएमएस एज अ सीरीज ऑफ लिस्ट ऑफ एक्शंस। ठीक है, तो वो ट्रांजैक्शन को एज अ सीरीज ऑफ एक्शंस के तौर पर ले रहा है। ठीक है, सिंपली कि आप जैसे एटीएम में ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो एक्शन ही एक तरह के आप एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, और ये जो एक्शन है इसमें क्या इंक्लूड है, रीड और राइट ऑफ डेटाबेस सब्जेक्ट्स। ठीक है, और a transaction can also be defined as a set of actions that are partially ordered. So इसने यहाँ पे थोड़ा इसकी जो है ना डिनोट किया है इसको यहाँ पे कि we can therefore denote the action of a transaction T reading an object O as RTO. ठीक है, जब वो रीड करेगा तो RTO करेगा, और जब राइट करेगा तो WT। ठीक है, राइटिंग को आप WTO से कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके पास इस तरह से इसकी एक रिप्रेजेंटेशन है। फिर आगे शेड्यूल की बात कर रहा है। शेड्यूल आपके पास क्या है, शेड्यूल आपके पास लिस्ट ऑफ एक्शंस है। ठीक है, फ्रॉम अ शेड्यूल इज अ लिस्ट ऑफ एक्शंस। ये भी आपका इसका शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि डिफाइन शेड्यूल। तो शेड्यूल के आपके पास एज अ लिस्ट ऑफ एक्शंस है फ्रॉम अ सेट ऑफ ट्रांजैक्शंस। और ये आगे कर इट मस्ट बी द सेम एज द ऑर्डर इन विच दे अपीयर इन टी। और टी आपके पास क्या ट्रांजैक्शन में, ठीक है, कि आपके पास एक सीक्वेंस में होने चाहिए जिस तरह ये ट्रांजैक्शन में है। सो ये आपके पास एक शेड्यूल का मतलब आपके पास आपके माइंड में ये लिखने के, ये आपके पास लिस्ट ऑफ एक्शन है, और ये सेम होना चाहिए एज सेम एज द ऑर्डर इन विच दे अपीयर इन द ट्रांजैक्शन। A schedule represents an actual or potential execution sequence. सिंपल सी बात है कि जिस तरह से जिस सीक्वेंस में ट्रांजैक्शन परफॉर्म होती हैं वो आपके पास उसको आप एग्जीक्यूशन सीक्वेंस को आप शेड्यूल का नाम देते हैं। ठीक है, अ शेड्यूल डिस्क्राइब द एक्शन ऑफ ट्रांजैक्शंस। In addition to these actions, a transaction may be carry out other actions such as reading or writing from operating systems files, evaluating arithmetic expressions. ठीक है, तो इस ट्रांजैक्शन के अलावा वो ऑपरेटिंग सिस्टम से रीड और राइट का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकती हैं।
अब आगे जो इंटरलीविंग ट्रांजैक्शन का कंसेप्ट आपके पास, इंटरलीविंग का वर्ड यहाँ पे यूज हो रहा है, ये देखें इंटरलीव्स। अब इंटरलीविंग का कंसेप्ट क्या है, इंटरलीविंग ट्रांजैक्शन का क्या है कि मल्टीपल यूजर्स को, वो इंटरलीविंग ट्रांजैक्शन से मुराद ये है कि मल्टीपल यूजर्स डाटाबेस को एट द सेम टाइम एक्सेस कर सकें। ठीक है, ये आपके पास इंटरलीविंग ट्रांजैक्शन से मुराद ये है कि एट द सेम टाइम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, मल्टीपल यूजर्स उसको एक्सेस कर सकें। ठीक है, ये आपने यहाँ पे मैंने आपके सामने लिखा है। वो आपके पास एटीएम ट्रांजैक्शन की मैं बार बार बात कर रहा हूँ कि वो आपने माइंड में रखनी है। ठीक है, ensuring transaction isolation while permitting such concurrent execution is difficult. ठीक है, but is necessary for performance reasons. अब ये बात कर रहा है कि आपने जो सब ट्रांजैक्शंस को, आपने मल्टीपल यूजर्स को आपने एक साथ आपने जब रखना है एट द सेम टाइम, सो ये आपके पास एक मुश्किल काम है, लेकिन ये आपके पास परफॉर्मेंस के लिए आपके पास ज़रूरी है। ठीक है, दिस इज बिकॉज इनपुट आउटपुट एक्टिविटी कैन बी डन इन पैरेलल विद सीपीयू एक्टिविटी इन अ कंप्यूटर। Overlapping input output activity and CPU activity reduces the amount of time disk and processors are idle and increase system throughput. ठीक है, जब आपके पास से इनपुट और आउटपुट की आपके पास एक्टिविटी जब आपके पास उसको ओवरलैप होगा, अब जब इंटरलीविंग होगी, ठीक है, मल्टीपल यूजर्स एक टाइम पे डाटाबेस को एक टाइम पे एक्सेस कर सकेंगे इजीली, सो उससे आपके पास क्या है, आपके पास परफॉर्मेंस इंक्रीज हो रही है। ठीक है, सिंपल देखें, बैंक आपके पास एटीएम्स का सिस्टम क्यों आपके पास सक्सेसफुल तभी होता है जब आपके पास एटीएम से मतलब एट द सेम टाइम मल्टीपल ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं इजीली। अगर उनमें कोई प्रॉब्लम आ रहा होता है तो वो आपके पास वो पूरी ट्रांजैक्शन का प्रोसेस अफेक्ट होता है। सो परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है, सिस्टम थ्रोपुट आपके पास इंक्रीज होता है। अब मैं यहाँ पे लिखा है कि सिस्टम थ्रोपुट क्या आपके पास, तो ये है कि द एवरेज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कंप्लीटेड इन अ गिवन टाइम, इसको आप थ्रोपुट कहते हैं। जब आप इंटरलीविंग ट्रांजैक्शंस करते हैं, ठीक है, ट्रांजैक्शंस को इंटरलीव कर देते हैं, तो सो उससे परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है और सिस्टम थ्रोपुट इंक्रीज होती है। ठीक है, इट इंक्रीजेज सिस्टम थ्रोपुट। और सिस्टम थ्रोपुट मैं आपको बता चुका हूं कि एक गिवन टाइम में जो आप ट्रांजैक्शंस, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस करते हैं, उसको आप सिस्टम थ्रोपुट कहते हैं। ठीक है, सेकंड ये बात कर रहा है कि सेकंड इंटरलीव्ड जो आपके पास एग्जीक्यूशन होती है, वो interleaved execution of a short transaction with a long transaction usually allows the short transaction to complete quickly. ठीक हो गया कि जब एक लॉन्ग ट्रांजैक्शन या शॉर्ट है उसको आप इंटरलीव कर देंगे, सो आपके पास उससे क्या होगा कि शॉर्ट जो ट्रांजैक्शन है वो आपके पास क्विकली कंप्लीट हो जाएगी। सीरियल एग्जीक्यूशन में क्या है कि शॉर्ट transaction could get stuck behind a long transaction to leading to unpredictable delays in response time or average time taken to complete a transaction. कि आपके पास सीरियल जब एग्जीक्यूशन होगी, सीरियल का मतलब यह है कि पहली ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगी, उसके बाद दूसरी ट्रांजैक्शन स्टार्ट होगी, ये आपके पास सीरियल एग्जीक्यूशन है। ठीक है, एक सीक्वेंस वाइज वन कंप्लीट होगी तो फिर उसके बाद सेकंड आपके पास स्टार्ट होगी, सेकंड कंप्लीट होगी फिर आपके पास थर्ड ट्रांजैक्शन स्टार्ट होगी। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है कि स्टक जो शॉर्ट ट्रांजैक्शन है वो आपके पास स्टक हो सकती है। और ये इंटरलीविंग का मैं यहाँ पे आप इसको पढ़ लें। ठीक है, इसने एग्जांपल दिया यहाँ पे इसने, सो ये आपके पास यहाँ से भी आपको इस एग्जांपल से जो है ना सब आसानी से समझ आ सकता है। सीरियल अब आगे आ गया सीरियलाइजेबिलिटी। ठीक है, मैं आपको इसका आप इसको पढ़ लें बेशक। ठीक है, बजट के एग्जांपल यहाँ पे दे रहा है कि 80% आपके पास बजट है, आपने वो इस तरह से डाटा सेव करना है, डाटाबेस कंसिस्टेंसी को प्रिजर्व करना है। सो आप इसका जो कंसेप्ट है ना सीरियलाइजेबिलिटी का, यहाँ पे मैंने यहाँ पे सिंपल वर्ड्स में लिखा है। ठीक है, देखें, serializability is a concept that helps us to check which schedules are serializable. A serializable schedule is the one that always leaves the database in consistent state. ये आपके पास जो सेंटेंस है वो आपके पास पूरा इसमें कंसेप्ट है कि जब
सीरियलाइजेबल शेड्यूल होगा तो उसके बाद डाटाबेस आपके पास कंसिस्टेंट स्टेट में आएगा। ये सीरियलाइजेबिलिटी का पूरा कंसेप्ट है। ठीक है, ये जो आपके पास पूरा सेंटेंस है, ये थोड़ी मुश्किल चीज़ें थी, इसलिए मैंने आपको जो पूरा कंसेप्ट है आपको मैंने इन 3-4 लाइन्स में यहाँ पे लिखा है। ठीक है, ये पॉइंट्स भी हैं, ये भी आप इसको देख लें। ठीक है, सो ठीक है, ये भी इसको कर रहा है, अबॉर्टिंग की बात कर रहा है शायद। सो यहाँ पे हम ये जो आगे लॉक बेस्ड कंकरेंसी कंट्रोल पर है, सो ये जो हम नेक्स्ट इसको नेक्स्ट पार्ट में कंसिडर करेंगे। ठीक है, आज तक यहाँ पे हम लेक्चर एंड करते हैं। अगर आपको आज के लेक्चर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है और वो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे लॉक बेस्ड कंकरेंसी कंट्रोल से। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।